चलो आज हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन। मींस वो एंगल जिस पे लाइट प्रोपोगेट कर सके हमारे ऑप्टिकल फाइबर में, ऐसा एंगल जिससे लाइट प्रोपोगेट कर सके हमारे ऑप्टिकल फाइबर में। उसके लिए सपोज किया क्या है, उसको लॉन्चिंग इन, जहां से हम लाइट इंटर कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसको बोलते हैं लॉन्चिंग एंड। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्चिंग एंड। ठीक है, तो सपोज अगर हम इस एंड से हम किसी लाइट को इंटर कराते हैं, तो यहाँ से पे जो एंगल बनेगा विद द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, जो एंगल बढ़ेगा, ठीक है, वो एंगल हमारा प्रोपोगेशन एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन बोलेंगे। मतलब जिस एंगल पे हम लोग लाइट को प्रोपोगेट करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, जिस एंगल पे हम लोग लाइट को प्रोपोगेट करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे? लाइट तभी प्रोपोगेट कर सकती है ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट जो भी इसके वॉल से टकराए, जो भी वॉल से टकराए, यानी कि कोर और क्लैडिंग के जो वॉल है उससे जब टकराती है, तो वहां पे हमारा क्रिटिकल एंगल बनना चाहिए, क्रिटिकल एंगल बनना चाहिए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए वहां पे, इस पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है तभी हो सकता है जब हमारा ये फाई सी जो है क्रिटिकल एंगल हो, फाई सी क्रिटिकल एंगल हो। अच्छा, इस फाई सी क्रिटिकल एंगल होने के लिए हमें जो इंसिडेंट एंगल है, अगर वो हमारा, उसको हम सही करेंगे तभी यहाँ पे हमारा क्रिटिकल एंगल बन पाएगा। यानी कि इंसिडेंट एंगल पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो अब प्राइमरी बेसिस पे हम लोगों ने सपोज किया है कि एक ये जो डॉटेड लाइन है, ये हम इस डॉटेड लाइन है जो थीटा 2 एंगल बना रही है एक्सेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से, थीटा 2 एंगल बना रही है एक्सेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से। इस थीटा 2 एंगल पे, इस थीटा 2 एंगल पे हम कोई लाइट प्रोपोगेट कराते हैं, यानी कि इंटर कराते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में। ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसका ये पार्ट हमारा जो अंदर वाला पार्ट है, एक कोर पार्ट है, और इसके जस्ट अबव वाला पार्ट जो है वो क्लैडिंग पार्ट है, क्लैडिंग पार्ट है। कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और क्लैडिंग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, क्लैडिंग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, एंड यहाँ का n नॉट, ये जो बाहर जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज किया n नॉट है। ठीक है, आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन या क्रिटिकल एंगल जो है टोटली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, टोटली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि क्रिटिकल एंगल sin phi c is equal to 1 upon mu, where mu is the refractive index, और जहाँ पे mu क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, या यूं कहें कि sin phi c is equal to mu t upon mu1 था, वेयर mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का था और mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का था। mu1 एंड mu2, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो एंगल ये बनेगा, ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा? टोटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे? n1 एंड n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग पे। ठीक है, और ये हमारा फाई सी जो एंगल बन रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किसके? इनिशियल एंगल पे, ये डिपेंड कर रहा है हमारा इनिशियल एंगल पे। और ये इनिशियल एंगल सपोज किया हम लोगों ने कि यहाँ पे जो जहाँ से प्रोपोगेट हो रहा है वो एयर है, यानी कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखना पड़ेगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज किया n नॉट है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन हो गया, यानी कि n नॉट ये बाहर का सरफेस, n नॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 इज क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सॉरी n1
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 जो है आपका वो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। Na2 जो है आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सपोज किया इस एक्सिस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से कोई एंगल थीटा बनाता हुआ कोई लाइट प्रोपोगेट करती है, कोई लाइट प्रोपोगेट करती है, थीटा 2 एंगल पे लाइट प्रोपोगेट हम करा रहे हैं। तो ये क्या करेगी, लाइट इस पोर्शन पे आएगी, यहाँ से इस एक्सिस के थ्रू बेंड कर जाएगी, इस एक्सिस पे थ्रू बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो ये सपोज एंगल क्या बना, ये थीटा 2 एंगल था, तो ये हमारा सपोज किया थीटा 1 एंगल बनाया, सपोज किया थीटा 1 एंगल बनाया। और वो ये लाइट जो है इस डी पॉइंट पे, इस डी पॉइंट पे स्ट्राइक की। ये डी पॉइंट कौन सा है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री पे किसकी, कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे टकराई। और यहाँ पे कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे टकराई और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल न बनने के कारण ये लाइट क्या की, स्केप कर गई किस पे, क्लैडिंग पे, क्लैडिंग पे इंटर कर गई और क्लैडिंग से निकल गई बाहर एयर पे। यानी कि ये जो हमने लाइट भेजी थी वो क्या किया, ये एंगल ज्यादा होने के कारण, ये एंगल थीटा 2 एंगल ज्यादा होने के कारण इस डी पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल नहीं बन पाया, इस डी पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल नहीं बन पाया और वो लाइट क्लैडिंग में इंटर कर गई और क्लैडिंग से बाहर निकल गई स्पेस में, बाहर निकल गई स्पेस में। और ये इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सिग्नल हमने भेजा था वो सिग्नल का लॉस हो गया, वो उस सिग्नल का लॉस हो गया और वो इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल नहीं कर पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा सपोज करते हैं। अब इसके एंगल हमने और थोड़ा सा कम लिया इस एक्सिस से, सपोज थीटा एंगल पे प्रोपोगेट कराया, यानी कि ये थीटा 2 की जो वैल्यू ज्यादा थी और थीटा की वैल्यू कम है, यानी कि कम एक्सिस के पास से ही, जस्ट पास से ही हमने प्रोपोगेट कराया। ये सॉलिड लाइन देखिए, ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन, सपोज ये हमारा सिग्नल है, इस सिग्नल लाइन से हमने पास कराया इस थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल से पास कराया। अब ये क्या किया, ये जैसे इसमें एंटर किया, ये कोर है, इसकी कोर की तरफ यानी कि एक्सिस की तरफ बेंड करेगी और ये जाके बी पॉइंट पे स्ट्राइक की, बी पॉइंट पे स्ट्राइक की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ये एंगल आपका स्मॉल एंगल था, यानी कि थीटा एंगल आपका स्मॉल है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो गया, क्रिटिकल एंगल बन गया और बी पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, बी पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और लाइट यहाँ से इस बाउंड्री कंडीशन से रिफ्लेक्ट होके आगे इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो इस बी पॉइंट से आगे बढ़ के इस ऑप्टिकल फाइबर के कोर में ट्रेवल करने लगी, कोर में ट्रेवल करने लगी। इसका मतलब है इस बी पॉइंट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए हमें कौन सा एंगल होना चाहिए, ये थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल रिस्पॉन्सिबल है, थीटा एंगल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इस थीटा एंगल को निकाल लें, इस थीटा एंगल को निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि किस एंगल से लाइट प्रोपोगेट कर सकती है इस कोर में, और उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो लाइट हमारी प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी इस कोर पे। यानी कि ये जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, फाई सी जो बन रहा है, इज टोटली डिपेंड ऑन दिस थीटा। यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल मतलब किस एंगल पे, यानी कि क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन क्या होना चाहिए, तो हमारा थीटा क्या है, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए वो सिंपल सा जो इसमें है, सपोज ये थीटा है तो ये हमारा थीटा आर है, ये अगर ये थीटा आई मानेंगे इसको तो थीटा आर है, और ये फाई सी इसको नोमेनक्लेचर कर दिया गया। ठीक है, तो उसके एंगल फाई सी हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पहले ही हम लोगों ने निकाल लिया था, क्या होता है फाई सी इक्वल टू साइन इनवर्स, यानी साइन फाई सी इक्वल टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे साइन फाई सी इक्वल टू
म्यू2 अपॉन म्यू1 निकाल रखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट इसको पुट कर दिया। ठीक है, यानी कि फाई सी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, ये आपका क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे n2 क्या है, n2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग का, और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इस ट्रायंगल जो है एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल जो है हमारा कौन सा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जैसे ही लाइट इंटर करती है कोर पे, तो वो पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, और ये बाउंड्री वाला जहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म होता है ये बी पॉइंट है, और ये एक्सिस पे अगर इसमें नॉर्मल एक ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा सी पॉइंट है। तो ये एक हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। तो इस ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी में ए सी अपॉन ए बी करेंगे तो साइन फाई सी आएगा, साइन फाई सी आएगा। ठीक है, ऑल्सो ए सी अपॉन ए बी करेंगे तो कॉस फाई सी, कॉस थीटा सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कॉस थीटा सी, इसको जो माना है वो कॉस थीटा सी में मान लिया। ठीक है, कॉस थीटा सी हो गया। तो इन रिलेशनशिप क्रिटिकल एंगल साइन फाई सी इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो cos फाई सी n2 अपॉन cos थीटा सी इक्वल टू n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं, एंड थीटा सी इक्वल टू cos इनवर्स n2 अपॉन n1। तो ये हमारा जो थीटा सी है, यानी कि इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट, इस थीटा को, इसको, इस थीटा को अब थीटा सी लिख दिया गया है, इस थीटा को थीटा सी लिख दिया, यानी कि इस फाई सी से हम लोगों ने इस थीटा की वैल्यू निकाली है। इस थीटा की वैल्यू क्या आई है, थीटा की वैल्यू आई है हमारी कॉस इनवर्स n2 अपॉन n1, कॉस इनवर्स n2 अपॉन n1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन है। थीटा सी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन है, और ये हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है n2 अपॉन n1 पे। n2 हमारा क्या है, n2 हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और n1 क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। यानी कि ये क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन भी हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग में। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, ये एंगल, ये थीटा एंगल, थीटा एंगल हमारा यहाँ से किस एंगल पे अगर हम लाइट देंगे, लाइट हमारा इंटर कराएंगे, प्रोपोगेट कराएंगे, तभी इस पॉइंट पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और हमें सिग्नल का लॉस हो जाएगा। और सिग्नल क्या होगा, हमारा सिग्नल कोर में प्रोपोगेट नहीं करेगा, कोर में प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण का कारण क्या है, इस एंगल का बनना, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब ये एंगल किस पे ये कोर और क्लैडिंग हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, उस सिग्नल को, उस सिग्नल को कब एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल। इसको एंगल ऑफ प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अब इसको नेक्स्ट, तो इसकी वैल्यू क्या है, थीटा सी इक्वल टू कॉस इनवर्स n2 अपॉन n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है कोर और क्लैडिंग के। एक्सेप्टेंस एंगल्स क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल ये सेम वाला इंसिडेंट रे अगर ये हो रही है तो लॉन्चिंग जोन ये है, लॉन्चिंग जोन ये है, तो फाई आई, फाई आई अगर फाई आई इनिशियल एंगल है और ये आर है, तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल बनेगा, ये फाई हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रेज होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। यानी कि ये फाई आई मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है, एक्सेप्टेंस एंगल है, यानी कि फाई आई जो है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है, मैक्सिमम कितने एंगल पे ये हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है, मैक्सिमम कितने एंगल पे उस सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए cos फाई सी रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 किया, cos फाई सी रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 किया।
ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज किया है, क्लियर नहीं है बट इसमें अब देखो इस पॉइंट पे क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन वन अपॉन एन नॉट है, एन वन अपॉन एन नॉट है। जस्ट मिनट, हम एक और एन वन अपॉन एन नॉट, ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, क्लियर होगा चलो। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन वन अपॉन एन नॉट, एन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई की वैल्यू हम साइन कॉस 90 माइनस फाइव भी लिख सकते हैं, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 बाई फाइव भी लिख सकते हैं। इफ फाई आर इज द इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए लिमिट, phi will be dropped up below the critical value phi c। ठीक है, phi c, तो इसलिए phi r को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस phi इक्वल टू cos phi हो जाएगा, यानी कि sin phi I इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट cos phi, n1 अपॉन n नॉट cos phi। तो इस cos r की वैल्यू को जो लिख रखा है, cos r sin phi r की वैल्यू को sin 90 माइनस फाइव लिखा है, sin 90 माइनस फाइव लिखा है, और sin 90 माइनस फाइव इक्वल टू cos phi हो जाएगा। तो इस sin phi r की वैल्यू को, sin थीटा r की वैल्यू को cos phi लिख दिया। ठीक है, यानी कि sin थीटा i इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट cos phi। ठीक है, अब i मैक्सिमम कब हो सकता है, ये phi i मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हमारा ये phi जो है क्रिटिकल हो, ये जब फाई हमारा क्या हो, क्रिटिकल एंगल पे हो, ये वाला फाई जो है हमारा, ये जो एंगल है इस पे, इस एंगल पे फाई जो है हमारा मैक्सिमम हो, यानी कि क्रिटिकल एंगल हो, तब ये हमारा यहाँ पे फाई आई मैक्सिमम होगा। फाई आई मैक्सिमम तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्रिटिकल हो, यानी कि फाई सी हो, फाई सी एंगल हो, तो यहाँ पे फाई आई साइन फाई आई मैक्सिमम इक्वल्स टू n1 अपॉन n नॉट cos phi c, cos phi c। ठीक है, cos phi c। अब sin phi i इक्वल टू n2 अपॉन n1, sin phi i की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, phi i की वैल्यू, ये जो है phi i की वैल्यू क्या थी हमारी, n2 अपॉन n1 क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos phi c इक्वल टू n2। अब यहाँ पे आ जाओ, cos phi 2 इक्वल टू, इसमें एक स्टेप छूट गया है, अब ये है cos phi c इक्वल टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी आ गई। अब cos phi c की जगह पे हम लोग, हमारे पास क्या आया था, साइन phi i मैक्सिमम और इक्वल टू cos phi c, यानी कि n1 अपॉन n2 cos phi c। तो cos phi की c की जगह पे ये रख दिया, और n1 अपॉन n2 से n1 कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या बचा, n नॉट। तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन फाई आई मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट, n1 स्क्वायर माइनस n2 अपॉन n नॉट, यानी कि इस एंगल पे, यहाँ पे आई मैक्सिमम मतलब इंसिडेंट का मैक्सिमम एंगल हमारे पास हमें पता चल गया है, इंसिडेंट का मैक्सिमम एंगल पता चल गया है, वो क्या है हमारा साइन फाई आई मैक्सिमम रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। ठीक है, फाई आई मैक्सिमम को क्या लिख दिया है, फाई नॉट, फाई ए, यानी कि थीटा आई मैक्सिमम को लिख दिया है थीटा ए की वैल्यू लिख दिया है, या थीटा नॉट भी लिख दिया है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, थीटा नॉट, और n1 हमारा n नॉट है, एयर है, n नॉट क्या है, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एयर का, यानी कि इस पोजीशन का n नॉट जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस लॉन्चिंग पॉइंट का, लॉन्चिंग जोन का, और यहाँ पे है एयर, तो इसका होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो यहाँ पे इन्होंने n नॉट इक्वल टू 1 कर दिया, तो हमारे पास साइन फाई नॉट, फाई आई मैक्सिमम की जगह पे फाई नॉट लिख दिया, यानी कि साइन फाई नॉट इक्वल टू क्या बचा,
रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यानी कि फाई नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये वैल्यू आई। तो अब इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल, इसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल इज ए मैक्सिमम एंगल, यानी क्यों, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल था ना, एक्सेप्टेंस एंगल इज ए मैक्सिमम एंगल that a ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber। मतलब एक्सेप्टेंस एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि वो एंगल हो जिसपे लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर सके, लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर सके, यानी कि ये ऑप्टिकल फाइबर जो है इस सिग्नल को एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। और एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू सिंपल सा आपकी है फाइन थीटा आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगेन एक्सेप्टेंस एंगल आपका डिपेंड कर रहा है टोटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग पे फिर से हमारा ये एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड करता है, और इस एक्सेप्टेंस एंगल पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है एक्सेप्टेंस एंगल्स का, फाई नॉट एंड थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल ऑपरेटर। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेटर, बेसिकली न्यूमेरिकल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल ऑपरेटर जो है ये लाइट गैदरिंग एबिलिटी है। न्यूमेरिकल ऑपरेटर क्या होता है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर होता है, कि मतलब उस ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कितनी, लाइट एक्सेप्ट करने की कितनी एबिलिटी है, लाइट एक्सेप्ट करने की कितनी एबिलिटी है। तो ये होता है एन ए इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि साइन थीटा नॉट, एन ए इसका साइन थीटा नॉट, थीटा नॉट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, साइन ऑफ द थीटा नॉट। तो सिंपल सा आपका क्या है, वेयर थीटा नॉट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि बट साइन थीटा नॉट हमारा क्या है, साइन थीटा नॉट की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली है, रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल ऑपरेटर आपका हो गया, आपका क्या हो गया, रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, सिंपल सा रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऑपरेटर क्या है, न्यूमेरिकल ऑपरेटर इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मतलब उस लाइट को कितना, कितनी लाइट को वो आपका ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट कर सकता है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो एन ए की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है 0.13 टू 0.50, 0.13 टू 0.50। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जितनी भी लाइट हम लोग भेज रहे हैं, जितना भी सिग्नल हम लोग भेज रहे हैं, उसका 0.13 से 0.5 के बीच में ही ऑप्टिकल फाइबर आपको उस सिग्नल को ट्रेवल करा पाएगा। उसके बाद वो सिग्नल हमारा, बाकी सिग्नल लॉस हो जाएगा, बाकी सिग्नल लॉस हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्या आपका ऑप्टिकल फाइबर का 50% सिग्नल ही ट्रेवल करेगा, बाकी सिग्नल वो ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो, अगर हम 0.50 न्यूमेरिकल ऑपरेटर अगर किसी भी उसका मान लें, 0.50 अगर न्यूमेरिकल ऑपरेटर मान लेते हैं, यानी कि 50% आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएगा। जितना भी अगर आप 100 पल्स भेजते हैं उसमें 50 पल्स ही आपकी ट्रांसमिट होंगी और 50 पल्स आपकी लॉस हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये ड्रॉबैक है आपका किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का, ये आपका ड्रॉबैक है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का कि उसमें जितने हम लोग सिग्नल भेजते हैं उसका मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 50%, यानी कि जितना भी उसका न्यूमेरिकल ऑपरेचर होता है उतना ही वो लाइट हमारा प्रोपोगेट करा पाएगा। और न्यूमेरिकल ऑपरेचर अब तक जो निकाला गया है वो 0.13 से 0.50 की वैल्यू है, 0.50 वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू यही न्यूमेरिकल ऑपरेचर का किसी के। तो ये आपका इसमें आप क्या बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं। अच्छा, एक होता है फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज का मतलब क्या हुआ है, इसमें क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फ्रैक्शनल difference between the refractive index of the cladding, difference core and cladding of the index of the core and cladding, मतलब कोर और क्लैडिंग में जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फ्रैक्शनल डिफरेंस क्या है वो हमारा चेंज बताता है। और डेल्टा इज इक्वल टू अपॉन है n1 माइनस n2 अपॉन n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1 माइनस n2 अपॉन n1 होता है, ठीक है, n1 माइनस n2 अपॉन n1 होता है। और इसकी वैल्यू n से डिवाइड है, यानी कि n1 हमारा ज्यादा था इन कंपेयर, ठीक है, और n1 से डिवाइड है लेस देन उसकी टाइपिकली डेल्टा की वैल्यू आती है 2.01, ठीक है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। तो आपके आज तीन आपकी चीजें क्लियर हुई हैं। एक तो न्यूमेरिकल ऑपरेचर, अच्छा न्यूमेरिकल ऑपरेचर हमारा क्या है, रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है, इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, रूट को इसका स्क्वायर अगर कर दे na का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा na का स्क्वायर, यानी कि n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर को हम n1 प्लस n2 भी लिख सकते हैं, n1 n2 n1 माइनस n2, और इसमें 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2n1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारा कुछ फॉर्म बन जाएगा n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 लिख दिया, तो इसको फॉर्म में लिख दिया n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर के फॉर्म को 2n1 स्क्वायर डेल्टा, डेल्टा हमारा क्या है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो ये फॉर्मूला एक बना दिया गया Na इक्वल टू, यानी कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर इक्वल टू रूट 2n1 स्क्वायर डेल्टा, रूट 2n1 स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बीच में। कभी कभी फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेटर दिया होता है, कभी फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज निकालना दिया होता है और न्यूमेरिकल ऑपरेटर आपको निकालना होता है, न्यूमेरिकल ऑपरेटर आपको निकालना होता है। तो आज तीन फॉर्मूले हम डिस्कस किए हैं, एक तो न्यूमेरिकल ऑपरेटर, दूसरा रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, नेक्स्ट फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज का, और उसके बाद पहले हमारा एक्सेप्टेंस एंगल आपका बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, पाई सी इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो आज इसको हम लोग यहीं स्टॉप